हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्टले ऑसिलेटर के बारे में। ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ऑसिलेटर जो होता है वो डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। ये बेसिकली होता है कि हम लोग को जब डिज़ायर्ड आउटपुट एट अ डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी जब पाना होता है तब हम लोग ऑसिलेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। इस केस में हार्टले ऑसिलेटर के केस में बाहर से कोई भी मतलब एक्सटर्नल सोर्स हम लोग नहीं देते हैं। ठीक है। इसमें एक वीसीसी रहता है इंटरनली, उसको ही दे के हम लोग आउटपुट लेते हैं, वो दैट इज़ सिनुसॉइडल इन नेचर। अब वो कैसे लेते हैं वो बताते हैं। ठीक है। पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक वीसीसी सप्लाई ले लिए हैं। ठीक है। प्लस वीसीसी एक ट्रांजिस्टर है जिसका बेस कलेक्टर एमीटर दैट इज़ ऑफ कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिए हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन में देख पा रहे होंगे RFC है। ठीक है। वो एक्चुअली है रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल, उसको बोल सकते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक भी बोल सकते हैं। ठीक है। वो एक्चुअली एक इंडक्टर है जो कि अलाउ करता है डीसी टू पास एंड एसी टू ब्लॉक। एसी को ब्लॉक करता है, डीसी को पास करता है, एसी को ब्लॉक करता है। ठीक है। अब जो वीसीसी हम लोग जो ये ट्रांजिस्टर में जो सप्लाई किए हैं उसके कारण हम लोग जो क्यू पॉइंट, इसका क्यू पॉइंट है उसको हम लोग रखते हैं एक्टिव रीजन में। ठीक है। फिर R1 R2 और RE ये है आपका ट्रांजिस्टर बायसिंग रेजिस्टेंस है। फिर CE हो गया आपका बाईपास कैपेसिटर दैट अलाउज AC टू पास, AC पास करता है और DC को ब्लॉक करता है। ठीक है। ओके, चलिए अब इसका आगे बढ़ते हैं। जैसे जो मैंने बताया वही मैंने लिख रखा है। ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज़ होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। ठीक है। RFC होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल होता है, वो इंडक्टर होता है जो कि पास करता है ओनली डीसी और एसी को ब्लॉक करता है। यहाँ जो भी कैपेसिटर यूज़ होता है वो एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक है। द सर्किट इज़ अ वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट विच प्रोवाइड बायसिंग। ये जो सर्किट है आपका ये वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट है, ये वाला एम्पलीफिकेशन सर्किट। और यहाँ पे दो, जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑसिलेटर में एक एम्पलीफायर होता है और एक फीडबैक सर्किट होता है। ठीक है। तो एम्पलीफायर के लिए हम लोग कॉमन एमीटर एम्पलीफायर लिए हैं और फीडबैक के लिए हम लोग लिए हैं एक टैंक सर्किट। टैंक सर्किट में एक है आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बाद फिर आपका आता है एक इंडक्टर दैट इज़ दो एक्चुअली इंडक्टर होता है, एक L1 और एक L2 का सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है। उसको हम लोग सेंटर टैप्ड में ज्वाइन करते हैं, यहाँ से आउटपुट लेते हैं। ठीक है। इसका वर्किंग अब हम लोग देख लेते हैं। जब हम लोग VCC सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो CC2 गेट्स चार्ज। देखिए जब हम लोग VCC सप्लाई दिए तो यहाँ पे ये जो CC2 है वो चार्ज होने लगता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होने लगता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ओके। सो अब ये कैपेसिटर है वो तो अलाउ करेगा खाली एसी को कि एसी पास करेगा और डीसी को ब्लॉक करेगा। ठीक है। ये जब तक फुल्ली चार्ज होगा तब तक ये चार्ज होते रहेगा। ठीक है। यहाँ से सप्लाई आता रहेगा और ये जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे आपका ओपन सर्किट कर देगा, मतलब यहाँ से कनेक्शन हट जाएगा। ठीक है। तो ये जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा उसके कारण यहाँ से जो कैपेसिटर कनेक्टेड है ये भी उसी तरह इधर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा, इधर नेगेटिव चार्ज एक्वायर होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो और जब ये फुल्ली जब चार्ज हो जाएगा C3 भी, तब ये अपना चार्ज को ट्रांसफ़र करेगा टू द इंडक्टर। अब इंडक्टर ये C3 जो है वो चार्ज स्टोर कर रहा है एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और फिर आपका ये चार्ज ट्रांसफ़र कर देगा टू L। ठीक है। अब इसके कारण ये चार्ज होने लगेगा। अब ये जब चार्ज होने लगेगा तो ये डिस्चार्ज होने लगेगा। ठीक है। अब ये जब चार्ज हो जाएगा फुल्ली तो ये चार्ज को ट्रांसफ़र करेगा इस पर। ठीक है। उस टाइम ये डिस्चार्ज हो रहा होगा, मतलब ये जब चार्ज हो रहा होगा ये डिस्चार्ज हो रहा होगा और ये जब ये चार्ज हो रहा होगा तो ये डिस्चार्ज हो रहा होगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। ये इसको मैंने लिख रखा है, ये देख लीजिए आप लोग। तो VCC सप्लाई जब दिए हम लोग तो CC2 गेट्स चार्ज, CC2 जो है वो चार्ज होने लगता है। ठीक है। ये CC2 हो गया।
चार्ज होने लग गया, ठीक है। जब फुल्ली चार्ज हो जाता है टू फुल्ली चार्ज, ठीक है। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो ये आपका सप्लाई को दे दिया टू द टैंक सर्किट को दे दिया चार्ज को, ठीक है। उसके कारण C3 गेट्स चार्ज, C3 में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होता है, ठीक है। जब ये C3 फुल्ली चार्ज होता है तो आपका L1 L2 जो है चार्ज करना स्टार्ट होता है, ठीक है। वो स्टार्ट होता है चार्ज करना और वो स्टोर करता है चार्ज को एज अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद फिर ये जब फुल्ली चार्ज होता है तो C3 गेट्स टू डिस्चार्ज, मतलब ये जब चार्ज होता रहता है C3 डिस्चार्ज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब L डिस्चार्ज होता है तो C चार्ज होता है, मतलब कि जब शुरू में ये चार्ज था, ठीक है, ये कुछ मतलब डिस्चार्ज था। उसके बाद फिर ये जब चार्ज होने लगा तो ये डिस्चार्ज होने लगा। अब ये जब फुल्ली चार्ज हो गया उसके बाद फिर चार्ज को जब यहाँ पे चार्ज फुल था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, फिर जी ये अपना चार्ज को ट्रांसफ़र करने लगा यहाँ पे, तो ये डिस्चार्ज होने लगा, ये चार्ज होने लगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, L डिस्चार्ज करते रहता है, फिर C चार्ज करता है, फिर अगला में C चार्ज करेगा और L डिस्चार्ज करेगा, प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो हम लोग आउटपुट जो मिलता है वो होता है डैम्प्ड ऑसिलेशंस का आउटपुट होता है, ठीक है। देखिए ये जो आउटपुट हम लोग को ऐसे मिलता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब कि ये ऐसे रहता है, मतलब कि उसका एम्पलीट्यूड एक नहीं रहता है, ठीक है, डैम्प रहता है। सो वी वांट अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड हम लोग को चाहिए आउटपुट में, तभी तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना ऑसिलेटर को, ठीक है। सो वी गेट डैम्प्ड आउटपुट एज फीडबैक टू द बेस। अब हम लोग जो डैम्प्ड आउटपुट यहाँ पे मिला है वो हम लोग को यहाँ पे डैम्प्ड आउटपुट मिला है वो हम लोग देते हैं टू द बेस थ्रू CC1, ठीक है। तो आउटपुट उसके कारण जब हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन दिए वो गया आपका इधर, डैम्प्ड आउटपुट गोज थ्रू बेस टू कलेक्टर एंड टू CC2 अगेन, ठीक है। अब CC2 को में जाने के बाद दैट अगेन गोज टू टैंक सर्किट एंड वी फाइनली गेट आउटपुट एज साइनसोइडल आउटपुट, दैट इज द रिक्वायर्ड आउटपुट, ठीक है। Then through tank circuit we get now output as undamped oscillations, that is pure sinusoidal, मतलब हम लोग को प्योर साइनसोइडल आउटपुट मिल गया, ठीक है। दैट इज वी वांटेड। इसमें जो होता है एक एम्पलीफायर सर्किट होता है, एक फीडबैक सर्किट होता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर सर्किट को हम लोग 0 डिग्री अगर फेज डिस्प्लेसमेंट पर रख रहे हैं तो फीडबैक सर्किट को भी हम लोग 0 डिग्री पे ही रखेंगे, ठीक है। अगर कॉमन एमीटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं एम्पलीफायर में तो उसका जानते हैं हम लोग कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, तो L1 L2 जो हम लोग लेंगे दैट ऑल्सो विल गिव 180 फेज शिफ्ट, तभी ना वहाँ पे होगा कि दोनों का ऐड करेंगे तो हम लोग का 360 डिग्री फेज शिफ्ट आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बार्कहाउसन क्राइटेरिया के कारण, जैसे देखिए बार्कहाउसन क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए AB = 1 होना चाहिए और एंगल दोनों का जो फेज डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री होना चाहिए या 360 डिग्री का मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब हम कॉमन एमीटर एम्पलीफायर ले रहे हैं तो जो टैंक सर्किट का जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी 180 डिग्री होगा और कॉमन एमीटर का भी 180 डिग्री होगा, तभी आपका जो आउटपुट होगा वो 360 डिग्री होगा। तब हम लोग उसको कहेंगे कि बार्कहाउसन क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड इन दिस। अब हम लोग देख लेते हैं जो फ्रीक्वेंसी एट विच AC सिग्नल इज जनरेटेड, कौन सा फ्रीक्वेंसी पे AC सिग्नल जनरेट हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं F = 1/2π √of C3 L1 + L2 + 2m। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्चुअली आपका है वो जो L लिए थे ना L इक्विवेलेंट, उसको हम लोग लिखते हैं जो एक्चुअली वो सीरीज में था L इक्विवेलेंट, तो L इक्विवेलेंट को लिखते हैं L1 + L2 + 2m, वो आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो उसको हम लोग F = लिख सकते हैं 1/2π √C3 L इक्विवेलेंट। अब L इक्विवेलेंट और C3 का वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पे उसका आउटपुट ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।